हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे बीजी में इनकम और एक्सपेंडिचर खाते की एंट्री कैसे की जाती है, उसे लेजर में कैसे देखा जाता है, उसे डे बुक में कैसे देखा जाता है, उसे लिस्ट में कैसे देखा जाता है, उसे बैलेंस शीट में कैसे देखा जाता है। अगर किसी में करेक्शन करनी हो तो कैसे करेक्शन करें, कोई एंट्री गलत हो गई है तो उसे कैसे सुधारें। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे इनकम और एक्सपेंस खाते। इनकम खाते दो टाइप के होते हैं, एक तो इनडायरेक्ट खाता, एक डायरेक्ट खाता। इसी तरह एक्सपेंस खाते भी दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट खाता, इनडायरेक्ट खाता। तो इन दोनों में अंतर क्या है? डायरेक्ट खाते वो होते हैं जिनका मेन पर्पज ही हमें इनकम कमाना होता है। जैसे मैं अब स्कूल कॉलेज की बात करूँगा तो स्कूल कॉलेज में बच्चों को एजुकेशन दी जाती है और उस एजुकेशन के पर्पज में ट्यूशन फीस ली जाती है। तो बच्चों को एजुकेशन देने के पर्पज से जो ट्यूशन फीस ली जाती है वो एक आपका डायरेक्ट इनकम है, वो आपकी एक डायरेक्ट इनकम है। उसी तरह बच्चों को लाने ले जाने के लिए बसों की सुविधा दी जाती है और उस बसों की सुविधा देने के एवज में बच्चों से कुछ किराया लिया जाता है, लेकिन क्या है, वो एक इनडायरेक्ट इनकम है। कैसे? क्योंकि हमारा मेन पर्पज बच्चों को शिक्षा देना है, न कि बच्चों से किराया कमाना है। तो इसलिए जो डायरेक्ट इनकम है और इनडायरेक्ट इनकम है, तो डायरेक्ट इनकम बच्चों की ट्यूशन फीस हो गई और इनडायरेक्ट इनकम बच्चों की बस की रेंट हो गई। तो ये दो खाते आपके इनकम और इनकम डायरेक्ट और इनकम इनडायरेक्ट। इसी तरह एक्सपेंस खाते भी दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो बच्चों पे डायरेक्ट खर्च किए जाते हैं, जैसे स्पोर्ट्स खाता। स्पोर्ट्स नाम से बच्चों पे गेम के लिए खर्च होने वाला खर्च डायरेक्ट एक्सपेंस है। उसी तरह बिजली पानी के खर्चे संस्था वहन करती है, तो बिजली पानी के संस्थे अगर स्कूल लगे या ना लगे वो तो आपको 12 मंथ वहन करने ही पड़ेंगे। तो इस तरह के जो खाते होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस खाते होते हैं। तो सबसे पहले हम एंट्री बनाते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खाते। सबसे पहले बनाएं हम खाता बनाने के लिए हम जाएंगे मास्टर में। मास्टर में जाके अकाउंट्स में करेंगे ऐड में हम कोई भी तरह का खाता बना सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इनकम और एक्सपेंडिचर खाते ही बनाएंगे। तो ट्यूशन फीस सबसे पहला हमारा इनकम खाता, इसको लिख लेते हैं हम इनकम, साथ के साथ ब्रैकेट में इनकम के हिंट के लिए हम इनकम दे सकते हैं, वैसे हम इनको फीस लिख लेते हैं तो आपको थोड़ा ध्यान रह जाएगा। ये इनकम खाता डायरेक्ट, ठीक है। ये एक समझाने के पर्पज से है, हम वैसे इसे लिखा नहीं जाता। तो यहाँ मैंने इनकम डायरेक्ट लिख लिया। इसी तरह मैं बस रेंट को इनकम इनडायरेक्ट और इसे इनडायरेक्ट में चूज करेंगे ग्रुप में, ये आपके इनडायरेक्ट ग्रुप में। और इसी तरह स्पोर्ट्स का खाता एक बनाते हैं एक्सपेंस डायरेक्ट, एक्सपेंस डी लिख देते हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंस समझाएंगे इससे अपने। यहाँ एक्सपेंस लिखेंगे, ग्रुप में सिलेक्ट करेंगे एक्सपेंस डायरेक्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आपको खाता आपका उसका बना होगा, चेक करने के लिए हम देख सकते हैं मॉडिफाई में जाके वाटर एंड लिस्ट, ये एक तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंस खाता है। और लिस्ट में हम सभी खातों की लिस्ट दे सकते हैं जो जो हमने खाते बनाए हैं या प्री डिफाइंड खाते पहले से बने हुए हैं। और पेरेंट ग्रुप से हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम डायरेक्ट की एंट्री कैसे की जाती है। तो इसके लिए हमने खाते बनाने के लिए हमने मास्टर में ऐड मॉडिफाई पॉइंट को क्लियर किया। अब हम करेंगे रिसिप्ट की एंट्री। एक इनकम को रिसीट कैसे किया जाता है? इनकम को रिसीट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? गल्ला, और उस गल्ले को हम यहाँ बोलते हैं कैश अकाउंट, ठीक है। तो रिसिप्ट में जाएंगे और 1 तारीख को ही हम ट्यूशन फीस से 10,000 रिसीव करेंगे और बच्चे का नाम नरेशन में दे देंगे और इसे कैश अकाउंट में हमारे गले में डाल लेंगे। तो ट्यूशन फीस एक इनकम खाता है, इसलिए हमेशा वो सीआर रहती है और कैश अकाउंट हमेशा
DR रहता है, क्योंकि जब हमारे पास कैश होगा तभी हम खर्चेंगे, अदरवाइज हम कैश खाते को CR नहीं कर सकते। कैश खाता हमेशा DR ही रहता है और ट्यूशन फीस हमेशा CR रहती है। और इसी तरह एक्सपेंस खाता हमेशा DR रहता है। तो इसको एंट्री करते हैं। एक एंट्री हमने ये 1 तारीख में कर ली, दूसरी एंट्री हम 5 तारीख में करते हैं ट्यूशन फीस की, और इससे हमने 25,000 रुपये कमल के नाम से रिसीव कर लिए कैश अकाउंट में। इसी तरह हम एक एंट्री और करते हैं 10/4 में ट्यूशन फीस से, इसमें हमने 35,000 रुपये डाल दिए, नाम दे दिया राठी। ठीक है, इस तरह से हमने 3 एंट्रियां डायरेक्ट इनकम से कर ली। अब हमें किसी बच्चे की बस फीस रिसीव करनी है, तो बस पे क्लिक कर रेंट पे सिलेक्ट करेंगे और रिसीट क्या करेंगे, 45 रुपये बस रेंट सोनू। ये भी आपके कैश अकाउंट में जाएगा, क्योंकि यहाँ बस इनकम है तो वो भी CR हो रही है और ये इधर ये DR हो रहा है, तो आपके कैश अकाउंट में ये जमा हो जाएगा। अब एक एंट्री हम और लेते हैं 12 तारीख में, 12/4 में एक एंट्री और लेते हैं, वो भी इनडायरेक्ट इनकम की, बस रेंट की। यहाँ हमने 7,000 रुपये लीला के जमा किए कैश अकाउंट में। अब हम इन खातों को चेक करेंगे। हमने अभी इनकम खाते की एंट्री की है, अब हम इसे चेक करेंगे इनकम खाते की एंट्री को। तो सब चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ तो हमने रिसीट किया था और मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करने के लिए आपको यहाँ पे डेट देखनी पड़ेगी, किस डेट में लास्ट डेट है, उस डेट का वाउचर। और यहाँ डेट भी चेंज कर सकते हो कि आपने जो एंट्री 1/4 को दी थी, 1/4 को उसको एडिट करना चाहते हो तो एडिट कर सकते हो। तो ट्यूशन फीस में एडिट करके देख देते हैं, 9,000 रिसीट कर लिया हमें, यानी कि 1,000 रुपये घटा दिया। इस तरह आप एडिट भी कर सकते हो। शिफ्ट में आपके पास लिस्ट होगी, जो जो आपने सीट किया है उसकी लिस्ट आपको यहाँ नज़र आ जाएगी। ये देखो, आपने 5 एंट्री लगभग की है, जिसमें पहली एंट्री में आपने 9,000 रुपये एडिट करने के बाद 9,000 रिसीट किए, 5 तारीख में आपने 25,000 रिसीव किए, 10 तारीख में आपने 35,000 रिसीव किए, और 10 तारीख में आपने इनडायरेक्ट इनकम 45 रुपये रिसीव की, और 12 तारीख में आपने फिर 7,000 रुपये रिसीव किए। इस तरह टोटल आपने इनकम खाते से कैश खाते में 80,500 रुपये डाले। ठीक है, 2 खातों से आपको आपके खाते में 80,500 रुपये मिले। अब हम इनकी अलग अलग लेजर चेक करते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये रिसीट बंद कर देंगे। ट्रांजैक्शन में रिसीट में हमने रिसीट की थी, तो आपका ये रिसीट पॉइंट भी क्लियर होगा कि रिसीट कैसे की जाती है। अब हम चलते हैं डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आपको तीसरा नंबर पॉइंट अकाउंट्स बुक्स है, जिसमें आप लेजर सेकंड पॉइंट में अकाउंट वाइज पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ स्टैंडर्ड पे क्लिक करते हैं, 1 अकाउंट करते हुए आप पहले कैश देखेंगे कि हमारे पास कुल कितना कैश आया। ये देखो, तो इसमें लिखा हुआ है रिसिप्ट टाइप, लिखा हुआ है ना रिसिप्ट टाइप। तो ये पैसा रिसीट हुआ है किन से, ट्यूशन फीस, बस रेंट। टोटल हमारे पास 80,500 रुपये रिसीट हुआ है, और नरेशन में हमने उन बच्चों के नाम लिख दिए हैं। और ये हमने तारीख के अकॉर्डिंग यहाँ हमारे पास में आज 12 तारीख में हमारे पास बैलेंस था 80,500 रुपये, 80,500 रुपये। अब इसी खाते को हम अलग अलग चेक करते हैं। ट्यूशन फीस खाते को चेक करते हैं कि उसने हमें कितना दिया। तो इसने हमें क्या दिया, 69,000 रुपये दिए। तो हम अलग अलग खातों की अलग अलग एंट्री देख सकते हैं। कैश खाते ने तो बता दिया कि मेरे पास 80,500 रुपये हैं, लेकिन ट्यूशन फीस ने बताया कि मैंने तो 69,000 रुपये दिए हैं। तो बाकी पैसे कहाँ से आए, बस रेंट खाता देखेंगे। दूसरी इनकम हमारे पास बस की इनकम थी। ठीक है, बस से हमारे पास 11,500 रुपये है। इनडायरेक्ट इनकम में आप बैंक ब्याज को भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि बैंक ब्याज भी एक तरह का इनडायरेक्ट इनकम है। तो आज में हमने
आज हमने इसमें इनकम, दोनों तरह की इनकम का हमने एंट्री की। अब इसको हम डे बुक में भी चेक करते हैं कि इसकी एंट्री कैसे नज़र आती है। ये आपकी डे बुक है। डे बुक में इस तरह से आपकी एंट्री नज़र आएगी, जिसमें आपको दोनों तरह के बैलेंस नीचे बराबर दिखाए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिखाया जाएगा, वो लेजर में ही दिखाया जाता है। ठीक है, क्योंकि डे बुक में आपकी पर डे का आना जाना दोनों लगा रहता है। जैसे बैंक में एंट्री की तो वो भी यहाँ नज़र आएगी। ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस देख लेते हैं। ट्रायल बैलेंस में दो चीज़ बताई है, करंट एसेट्स और रेवेन्यू अकाउंट। कैश इन हैंड और यानी कैश अकाउंट आपका एक तरह का करंट एसेट्स होता है, रेवेन्यू अकाउंट आपका एक तरह का प्रॉफिट अकाउंट होता है। तो हमने पैसा इनकम जनरेट ही की है, यानी कि इनकम हमने ली है लेकिन खर्च नहीं की, तो हमारे पास गले में 80,500 है, तो इसलिए वो हमारा प्रॉफिट है। अभी तक हमने उसमें से कुछ भी खर्च नहीं किया है। अब इसी तरह हम इसको देखेंगे बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में अभी तक हमने जो एंट्री की थी अप्रैल मंथ में की थी, तो ये अप्रैल मंथ को ही ओपन करेगा। अगर हमने एंट्री मई मंथ की कोई भी डेट में एंट्री की होती तो ये मई मंथ को ओपन कर देता। तो आपके सामने ये दो तरह की बैलेंस शीट में दो तरह की अकाउंट हैंडल होते हैं, एक तो लायबिलिटी और असेट्स। असेट्स खाते वो होते हैं जैसे भवन या फर्नीचर या बसेस, ये असेट्स होती है जिनको हम खर्च नहीं कर सकते, सिर्फ हमें यूज करनी होती है। और करंट असेट्स में हम बैंक खाते या कैश अकाउंट होता है जिसे हमें डेली यूज में काम में लेना होता है। और प्रॉफिट खाता, कैपिटल खाते और करंट लायबिलिटी खाते, ये हमारी देनदारी होती है हमेशा ही, क्योंकि कैपिटल हम विड्रॉल कर सकते हैं, प्रॉफिट भी हम विड्रॉल कर सकते हैं, और करंट लायबिलिटी में जिन लोगों को पैसा देना होता है उन्हें दे सकते हैं। और इधर फिक्स एसेट में ये पैसा हमारे पास रहता है। ठीक है, तो लायबिलिटी लाने के बाद जो बचता है वो हमारा असेट्स ही होता है, चाहे वो करंट असेट्स है या चाहे वो फिक्स असेट्स है। तो हम इनकम खाते की चेकिंग कर रहे थे, बैलेंस शीट में इनकम खाता कहाँ से होता है। तो बैलेंस शीट में दो तरह के डेबिट और क्रेडिट दो तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम क्रेडिट कौन होता है, देने वाला। तो देने वाला कौन है, इनकम खाता। तो यहाँ आपके पास में इनकम खाता है। ये क्लोजिंग स्टॉक और सेल स्टॉक को आप भूल जाइए, क्योंकि हम इन्वेंट्री पे काम नहीं कर रहे हैं, हम ओनली अकाउंट्स पे काम कर रहे हैं। तो इनकम खाता ये है जिसमें आपको 69,000 रुपये मिले, और वहाँ अपने गले में देखेगा 80,500 है। तो यहाँ इनकम डायरेक्ट है। ये इनकम डायरेक्ट में आपको कितने रुपए मिले वो यहाँ आपकी ट्यूशन फीस से हमें यहाँ पता लग रहा है। ट्यूशन फीस एक इनकम डायरेक्ट खाता है। इसी तरह हम बैक आएंगे, एस्केप से बैक आते हैं और नीचे आके देखेंगे इनकम इनडायरेक्ट। तो इनकम इनडायरेक्ट कितनी है, 11,500। तो 11,500 को इन्होंने जोड़ा तो पीछे का ग्रोस प्रॉफिट इसने निकाल दिया कि हमारे पास प्रॉफिट 69,000 था, लेकिन उसके बाद इसने फिर ग्रोस प्रॉफिट और इनकम इनडायरेक्ट को जोड़ के वापस 80,000 किया, तो एक्सपेंस 0 था और नेट प्रॉफिट इनके पास 80,500 रह गया। इस तरह से इनका नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट से नेट प्रॉफिट जो निकल के सामने आएगा वो 80,500 होगा। अब हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर खातों की। अभी तक हमने इनकम खाते किए थे, अब एक्सपेंडिचर खाते करेंगे। तो एक्सपेंडिचर खातों के लिए हमेशा क्या होता है, भुगतान करना होता है। यानी एक्सपेंडिचर खाता करेंगे तो उसमें रोकड़ जाएगी, हमेशा रोकड़ जाएगी, तो वो खाता हमेशा डीआर होगा। तो इसमें पेमेंट भी एंट्री करेंगे, ट्रांजैक्शन में पेमेंट एंट्री हमने 5 तारीख, अब इसमें एंट्री करते हैं 5 तारीख में। स्पोर्ट्स को हमने स्पोर्ट्स पेटे क्या किया, खर्चा किया 22,000 रुपये के। हमने क्या मंगवा लिए, बैट्स की क्रिकेट की किट्स मंगवा ली, किट्स, और इसे कैश खाते से खर्च कर दिया। तो अभी आप सोच रहे हो कि कैश खाते में तो 80,500 रुपये थे और यहाँ 34,000 दिखा रहा है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये उस डेट को आपके पास कितने रुपए थे वह बता रहा है, तो इसलिए ये 34,000 ही बताएगा। और एक्चुअल में जब ये आप इसको आगे की तरफ रन करोगे ये आपको
34,000 ही बताएगा उसमें से, और ये मैंने सेव कर दिया। अब इसके बाद में मैं करता हूँ 7 तारीख को। 7 तारीख को मैंने कहा बिजली का बिल आया, वो मैं भुगतान कर देता हूँ। बिजली का बिल मैंने 11,500 रुपये भुगतान किया। इस तरह से हमने एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस की एंट्री की। अब आप इसे एडिट भी कर सकते हो, जो मैंने पहले बताया था कि गलती से हमने 7/4 में जो एंट्री करनी थी 11,500 की थी, वो 13,500 की थी। इस तरह से हम एडिट करके बाहर जा सकते हैं। पर अब यहाँ इन्होंने कह दिया कि वो नेगेटिव पॉइंट है। कैसे कि आपके पास उतना कैश ही नहीं था, तो आपने 1500 रुपये कहाँ से दिए। तो ये हमारी एक सैद्धांतिक गलती है, जिसे ये पकड़ के बताता है कि आपके पास कैश था ही नहीं, तो आप 13,500 कैसे दे सकते हो। इसका मतलब ये है कि हमने पैसे वहाँ किसी से उधार लिए होंगे, जिसकी एंट्री हम बाद में बताएंगे। तो फिलहाल हम यहाँ 11,000 रुपये ही कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास 2 एंट्री होगी, और इस लिस्ट में आप देख सकते हो कि आपने कौन कौन सी एंट्री की है। ये देखो, 5/4 को आपने 22,000 रुपये खर्च किए हैं कैश अकाउंट से, और 7/4 को आपने 11,000 रुपये खर्च किए हैं कैश अकाउंट से। अब इस एंट्री को आप लेजर में देखोगे, ये लेजर नीचे है। तो सबसे पहले स्पोर्ट्स में आपने आज तक क्या खर्च किया है, तो आज तक आपने 22,000 रुपये खर्च किए हैं स्पोर्ट्स में। उसके बाद में आपने जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस खाता था उसमें क्या खर्च किया है, 11,000 रुपये खर्च किए हैं। तो टोटल खर्चा आपका कितना हो गया, 33,000 रुपये। अब इसी तरह हम इसे कैश अकाउंट में चेक करते हैं। तो कैश अकाउंट में क्या करेगा, दोनों खातों का, जितने भी खाते या इसके साथ रिलेशन रखते हैं, जैसे ट्यूशन फीस से पैसा आया, या बस रेंट से पैसा आया, या इससे पैसा स्पोर्ट्स को गया, या इससे पैसा वाटर एक्सपेंस को गया, तो उन सब की एंट्री इसके साथ लिंक है, तो सभी खाते इसके साथ अटैच होंगे। तो अब उनका क्या व्यवहार रहता है वो बताएगा। तो सबसे पहले इसने 1/4 में ट्यूशन फीस से 9,000 रुपये रिसीट किए, और 5/4 में 25,000 रुपये रिसीट किए, और उसी तरह उसने 5/4 में स्पोर्ट्स खाता जो उसको 22,000 रुपये DR दिए, और 7/4 में फिर इसने 11,000 रुपये वाटर एक्सपेंस से दिए, और इस तरह 10 तारीख को इसने रिसीट किया, 10 तारीख को फिर रिसीट किया, 12 तारीख को रिसीट किया। ठीक है, तो पहले इनकम खाते से डायरेक्ट इनकम से रिसीट किया, फिर स्पोर्ट्स में डायरेक्ट खाते से एक्सपेंस कर दिया, फिर वाटर एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस से खर्च कर दिया, और फिर ट्यूशन फीस रिसीट कर ली, और इस तरह से आपके पास में रह जाते हैं 47,500 रुपये DR। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं डे बुक में एंट्री कैसे रहेगी। ये आपकी डे बुक है। डे बुक में आपका डेली का लेन देन होता है वो प्रभावित रहता है। अब देखो, पहले 9,000 आया कैश खाते से, 25,000 आया, फिर 22,000 गया, 11,000 फिर गया, और 35,000 आया, 4500 आया, 7,000 रुपये आया। इस तरह से आपके दोनों खातों का मिलान कर दिया कि आपने कुल ट्रांजैक्शन 1,13,500 की है। ठीक है, लेकिन पैसे तो आपके पास 80,500 कुछ थे, क्योंकि डे बुक पर ट्रांजैक्शन को बतलाती है, न कि वो बैलेंस को बताती है। आप इसको बैलेंस के अकॉर्डिंग भी देखना चाहोगे तो देख सकते हो। इसमें ये है, इस तरह से आपको दिखाई देगी कि पहले आपके पास 9,000 रुपये आए। ठीक है, तो 5/4 को फिर आपके पास 9,000 आए, 34,000 रुपये, और 22,000 आपने खर्च कर दिए। तो आपके पास कैश बैलेंस आपके पास क्या रह गया, 12,000 रुपये। इस 7/4 को 12,000 आपके पास ओपनिंग था, लेकिन आपने खर्चा 11,000 का कर दिया, लेकिन आपके पास क्लोजिंग बैलेंस शेयर क्या रह गया, 1,000 रुपये। और 1,000 को फिर आपके पास 2 ट्यूशन फीस बस रेंट आ गया, ट्यूशन फीस आ गई, 35,000 ये आ गया, और 1,000 रुपये पिछला ओपनिंग बैलेंस, टोटल 40,500। और अभी तक क्लोजिंग बैलेंस आपके पास 40,500। अगली तारीख में आप 40,500 फिर से ओपनिंग हो गया, और बस रेंट आपके पास 7,000 आ गई। तो टोटल 47,500 रुपये आपके पास
इस वक्त रह गए। ये आपको डे टू डे एंट्री बताएगी कौन क्या खर्चा हुआ। ठीक है, अब आप इसका ट्रायल बैलेंस भी देख सकते हो। वही 47,500 आपके पास में करंट असेट्स है और रेवेन्यू अकाउंट आपका 47,500 है। तो यानी कि जो आया उसके एवज में जो खर्च हो गया उसको हटा दिया इसने, और जो प्रॉफिट था वो आपके सामने और दिखा दिया। अब इसे हम बैलेंस शीट में देखेंगे कि बैलेंस शीट में किस तरह से शो होता है। प्रॉफिट फॉर, इसमें देखेंगे जाके इनकम के बारे में हमने पहले बताया ही था आपको। ये इनकम इनडायरेक्ट डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले इनकम डायरेक्ट पे जाके देखेंगे कि ये 69,000 है, लेकिन उससे आपको खर्चा क्या हुआ, 22,000 का खर्चा आपने डायरेक्ट एक्सपेंस पे किया। उसके बाद आपके पास ग्रोथ प्रॉफिट रहा वो 47,000 रुपये था, लेकिन जब इसने आगे इसको वापस ग्रोस प्रॉफिट को और इनडायरेक्ट इनकम को टोटल किया तो 58,000 रुपये थे, और 58,000 में से 11,000 आपने फिर कर दिए, तो आपके पास 47,500 रुपये रह गए। इस तरह से आप ये सारी एंट्री इनकम और डायरेक्ट इनकम की एंट्री चेक कर सकते हो और एंट्री कर सकते हो। तो हमने आपको इनकम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एक्सपेंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 4 एंट्रियाँ बताई है, जिससे आप अपना मंथली कैलकुलेशन या सालाना कैलकुलेशन करके आप अपने प्रॉफिट लॉस को डिसाइड कर सकते हो। तो अभी आपने इस वीडियो में इनकम डायरेक्ट, इनकम इनडायरेक्ट, एक्सपेंस डायरेक्ट, एक्सपेंस इनडायरेक्ट खाते देखे, और तीसरा खाता एक प्रॉफिट का भी आपके सामने नजर आया। तो इससे आपको पता लग गया कि एक खाते के अभाव से कितने खाते प्रभावित होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर इसमें आपको कोई कमेंट्स करना हो तो आप अब इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद।